लंदन में एक आमिल ने उनकी रूह को बुलाया था। नाजरीन, मुजीब अर रहमान शामी को कौन नहीं जानता। ये एक सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और कॉलमिस्ट है। डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर भी एक अच्छे तज्ज़िया निगार और कॉलमिस्ट हैं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में इन दोनों ने एक निहायत ही दिलचस्प और अनोखा वाक़या बयान किया। ये वाक़या 1955 में पेश आया जब बरतानिया में एक आमिल ने कायद आज़म की रूह को हाजिर किया और उनसे मुकालमा किया। तो कायद आज़म है, उनकी रूह जो है, लंदन में एक आमिल ने उनकी रूह को बुलाया था। इस मुकालमे में जो बातें हुई उन्हें एक डॉक्यूमेंट की सूरत में रिकॉर्ड कर लिया गया और ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में महफूज कर दिया गया। और वो जो उनकी गुफ्तगू हुई थी रूह की, जी जी, वो डॉक्यूमेंट हो गई जी, और उसे ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी जी जी वहां महफूज कर दी गई। जी जी। अब इंडिया के एक मुसन्निफ जिनका नाम वेंकट दोलीपाला है, उन्होंने अपनी किताब क्रिएटिंग ए न्यू मदीना के तारुफ में ये वाक़या बयान किया है। इंडियन मुसन्निफ हैं वेंकट दोलीपाला, उनकी किताब है क्रिएटिंग ए न्यू मदीना। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें उन्होंने ये वाक़या बयान किया है कि वो अपनी किताब में इस बात की तरदीद करते हैं कि तहरीक पाकिस्तान का मकसद एक आज़ाद रियासत नहीं बल्कि मदीना की तर्ज पर एक नई इस्लामी रियासत का क़याम था। वो असल में वो इस बात की तरदीद करते हैं कि ये पाकिस्तान कोई सेकुलर रियासत बन रही थी। वो कहते हैं ये मदीना इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे। वेंकट दोलीपाला लिखते हैं कि मैं अपनी किताब लिखने के लिए लाइब्रेरी में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तलाश कर रहा था। वो दिन बहुत ही थका देने वाला दिन था। मैं लाइब्रेरी में माइक्रोफिल्म्स और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स सर्च करता करता लाइब्रेरी के इस हिस्से में पहुंच गया जहां कायद आज़म के मुताल्लिक ज़ाती कागजात पड़े हुए थे। थका देने वाला दिन था। वो मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे थे, माइक्रोफिल्म्स देख रहे थे और देखते देखते वो हिस्से में चले गए यहाँ कायद आज़म के मुताल्लिक जो पर्सनल कागजात पड़े हुए थे। मेरी नज़र एक तहरीर पर पड़ी जो हाथ से लिखी हुई थी, जिसकी लिखाई काफ़ी अरसा पड़े रहने से मद्धम हो चुकी थी और स्याही उड़ रही थी। लिखी हुई तहरीर थी जो मद्धम हो रही थी और स्याही उसकी उड़ रही थी। तो ये लाइब्रेरी का वो हिस्सा था जहां यकीनन मुसद्दिका और काबिल भरोसा चीज़ें रखी जाती हैं। ये जाहिर है कि ये वो हिस्सा था यहाँ पे ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है मुसद्दका चीज़ें रखी जाती हैं। तो इस तहरीर में लिखा था कि कायद आज़म की वफ़ात के 7 साल बाद 13 मार्च 1955 को शाम 6 बजे उन्होंने कहा कि उसमें ये लिखा हुआ था कि 13 मार्च 1955 को कायद आज़म की कोई वफात के 7 साल बाद एक 6 बजे मुलाकात हुई उनकी कायद आज़म की रूह को बुलाया। एक इब्राहिम नामी शख्स ने, जो रूहों को बुलाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, कायद आज़म की रूह को बुलाया और उनसे गुफ्तगू की। कायद आज़म की रूह को बुलाया गया। वो इब्राहिम नाम के आदमी थे। इब्राहिम के मुताबिक ये उनकी कायद आज़म की रूह से दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले एक मुलाकात हो चुकी थी। कायद आज़म की रूह आके बैठ गई तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे उनकी एक पहले भी उनका एक सेशन हो चुका है। जब कायद आज़म की रूह हाजिर हुई तो इब्राहिम ने उनसे पूछा कि क्या आप सिगरेट पीना पसंद करेंगे। क्योंकि आप सिगरेट पीते हैं तो क्या आप सिगरेट पीना पसंद करेंगे। जिस पर रूह ने हाँ में जवाब दिया। इब्राहिम ने सिगरेट सुलगाकर तार के साथ लटका दी। कि हाँ, जब उन्होंने इस बात में जवाब दिया तो उन्होंने एक सिगरेट वहाँ तार से लटका दी और उनसे फिर इब्राहिम ने उनसे सवाल पूछा कि आप कैसे हैं, कि जी आप ये बताएं कि आप कैसे हैं। तो कायद आज़म की रूह ने जवाब दिया कि मैं जिस माहौल में हूँ ये बहुत अच्छा है। यहाँ फूल हैं, हवा है, रोशनी है। इस माहौल में हूँ, हाँ, वो बड़ा अच्छा है। फूल है वहाँ पे, फूल है, रोशनी है और हवा है। हाँ, तो इब्राहिम ने फिर सवाल किया कि क्या आप अब कौम की रहनुमाई करेंगे। क्या आप कौम की रहनुमाई करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब ये मेरा काम नहीं है कि मैं कौम की रहनुमाई करूं। उन्होंने कहा मेरा अब ये काम नहीं है कि मैं कौम की रहनुमाई करूं। कौम अब अपने फैसले खुद करे। लेकिन जो चीज़ और हालात मुझे नजर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लोग सेल्फलेस नहीं हैं, बेलौस नहीं हैं। आते हैं, चीजें नजर आती हैं, वो कुछ अच्छी नहीं है और उसकी वजह ये है कि लोग जो हैं सेल्फलेस नहीं है, यानी उनको बेलौस नहीं है। इब्राहिम ने सवाल किया कि कौम में किस चीज की कमी है। उन्होंने 2 दफा ये बात कही कि लोग सेल्फलेस नहीं हैं, बेलौस नहीं हैं। उन्होंने कहा क्या क़यादत में क्या चीज होनी चाहिए। उन्होंने कहा सेल्फलेसनेस, कि यानी बेगर्स होने चाहिए, बेलौस होने चाहिए। 2 दफा उन्होंने इसका लफ्ज जो है। उन्होंने ये भी कहा कि बेशक मुल्क बनाना मुश्किल काम होता है, लेकिन मुल्क चलाना इससे भी मुश्किल काम होता है। बात कही, उन्होंने कहा मुल्क बनाना मुश्किल काम होता है, लेकिन मुल्क जो है उनको चलाना जो होता है वो उससे भी मुश्किल काम होता है।
मैं क़यादत को यही मशवरा दूंगा कि खुद गर्जी को छोड़कर कौम के लिए आगे बढ़ी। तो मैं क़यादत को सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा कि वो अपनी जो गर्ज है उसको छोड़ के कौम के लिए जो है वो आगे बढ़ें। अब ये इस दौर की बात है जब गुलाम मोहम्मद ने असेंबलियां तहलील कर दी थी और नई असेंबली की तश्कील की बात हो रही थी। हम वो डिसॉल्व कर दी थी मतलब गुलाम मोहम्मद ने, और फिर उसके बाद हम नई असेंबली की तश्कील हो रही थी। जी। और उस वक्त जो कश्मकश शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। और उस वक्त जो कश्मकश शुरू हुई है और आज तक मेरा ख्याल है वो जारी है। उस वक्त जो खुद गर्जी थी मुल्क गुलाम मोहम्मद और उनके साथियों में, सिकंदर मिर्जा में और अयूब खान में। आजकल के हुक्मरानों में तो खुद गर्जी और अनापरस्ती 1000 गुना ज्यादा पड़ गई है। उस वक्त अगर खुद गर्जी जो थी मतलब गुलाम मोहम्मद में और उसके साथियों में, सिकंदर मिर्जा में और फिर अयूब खान में, और आज तो फिर वो मल्टीप्लाई हो गई है। हुक्मरान आपसी झगड़ों से बाहर निकलेंगे तो मुल्क और कौम का कुछ सोचेंगे। सिंगापुर के वजीर आजम से जब किसी ने पूछा कि आप अब भी एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, आप अमीर क्यों नहीं होते? तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे पूछा गया कि आप फ्लैट में रहते हैं, गरीब आदमी हैं, तो आप अमीर क्यों नहीं हुए? उसने कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं इस काम में आया तो मैंने सोचा कि या तो मैं अमीर हो सकता हूँ या मेरा मुल्क अमीर हो सकता है, इसलिए मैंने मुल्क का सोचा और मुल्क को तरजीह दी। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने देखा कि या मैं अमीर हो सकता हूं या मेरा मुल्क अमीर हो सकता है, हम बेवक्त दोनों अमीर नहीं हो सकते, तो मैंने प्रेफरेंस दी अपने मुल्क को। यानी अगर हुक्मरान अमीर होगा तो मुल्क गरीब होगा, और अगर हुक्मरान गरीब होगा तो मुल्क अमीर होगा। यानी लीडर को गरीब होना चाहिए और मुल्क को अमीर होना चाहिए। तो अगर लीडर अमीर होगा तो मुल्क गरीब होगा।